पहले सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे इसमें पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले इसमें हेडिंग रहेगी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है बेटा एक्चुअल में, उसकी लोकेशन, उसकी क्या लोकेशन, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई आप 30 किलोमीटर्स में हो, या मैं बोलूंगा कि मैं 30 किलोमीटर्स में हूं, तो आप मुझ तक पहुंच पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि 30 किलोमीटर्स तो कहीं से भी हो सकता है ना, किसी भी जगह से हो सकता है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ से 30 किलोमीटर्स। तो मैं बोलूँगा भाई रायपुर से 30 किलोमीटर्स। तो रायपुर जो है जहां से मैं बता रहा हूँ, रायपुर क्या है, रेफरेंस पॉइंट। क्या कहलाएगा? ठीक है। तो पोजीशन बताने के लिए हमको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? रेफरेंस पॉइंट। बोलो क्लियर। मैं बोलूंगा चलो रायपुर से 30 किलोमीटर्स में हूँ, पहुंच जाओगे? नहीं, 30 किलोमीटर तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। मैं बोलूँगा नॉर्थ की तरफ, रायपुर से नॉर्थ की तरफ मैं 30 किलोमीटर्स में हूँ, तब पहुंच जाओगे। तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताना है या पोजीशन बताना है, तो आपको एक तो चाहिए रेफरेंस पॉइंट, दूसरा आपको चाहिए डायरेक्शन, तीसरा 30 किलोमीटर्स क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है? पोजीशन का मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन जानने के लिए पोजीशन की मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ज्यादातर केस में हम लेते हैं ओरिजिन को। कहाँ लेते हैं? XYZ सिस्टम बनाएंगे, उसमें जो ओरिजिन होता है उसी को क्या लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट। मतलब ज्यादातर केस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं? ओरिजिन के, क्योंकि ओरिजिन को ही क्या मानते हैं? रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो पोजीशन बताने का तरीका क्या क्या है देख लो पहले। ये हो गया मान लो XYZ सिस्टम, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने लिखा पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन बताने के लिए आपको क्या किसकी जरूरत पड़ती? डायरेक्शन की, ठीक है। अब मान लो कि अभी इस एग्जांपल में अपन सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, पोजीशन इज अ 2 डायमेंशनल वेक्टर, तो उसका सिर्फ 2 ही कंपोनेंट आएगा, एक्स और वाई, या वाई और जेड, कोई भी 2 आएगा। अपन यहाँ एक्स और वाई लेके चल रहे हैं। बोलो क्लियर है? तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है लोकेटेड, ये पॉइंट है P, ऑब्जेक्ट की लोकेशन यहाँ है, ये क्या है? ओरिजिन। तो ये क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया कि नहीं? आपको क्या क्या पता हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट की अगर लोकेशन जानना है, तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जा सकती है? तो पहली आपको लोकेशन दी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो मान लो पार्टिकल तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स एक्सिस में चलना पड़ा x1, y में चलना पड़ा y1, पहुंच गया। z में चलना नहीं पड़ा, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? x1, y कोऑर्डिनेट y1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे x1, y1, 0। तो आप पार्टिकल को लोकेट कर सकते हो। आपको पता है ओरिजिन से आपको x में x1 चलना है, y में y1, आप पार्टिकल तक पहुंच जाओगे। बोलो क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर इस टर्म में दी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। इनको क्या बोलते हैं? पोजीशन। बोलो क्लियर है? अब अगर आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर को मैं r से डिनोट कर रहा हूं। x में कितना चला? x1, कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव x एक्सिस, इसलिए क्या लिखूंगा? i कैप, प्लस y में कितना चला? y1, कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव y एक्सिस, इसलिए क्या लिखूंगा? y1 जी। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन इन टर्म्स ऑफ i कैप एंड j कैप। बोलो क्लियर है? अगर ये ना देके ये दिया रहता तो आप कोऑर्डिनेट्स बता देते, x कोऑर्डिनेट कितना? x1, y कोऑर्डिनेट कितना? और अगर ये दिया है तो आप इससे ये बना सकते हो। बोलो क्लियर है? अब पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो पोजीशन का डायरेक्शन होता है फ्रॉम ओरिजिन टू द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से कहां होता है डायरेक्शन? अब क्योंकि पोजीशन एक वेक्टर है तो आप उसको एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये बनेगा एरो पोजीशन का ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की लोकेशन तक, और डायरेक्शन कहां से कहां बोल रहा हूं, फ्रॉम ओरिजिन टू द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टेल टू हेड, तो एरो हेड ऐसा बनेगा। बोलो क्लियर है? तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है? बना लो इसको। नेक्स्ट हेडिंग ले लेगी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। वो जो 30 किलोमीटर है वो क्या होगा, पोजीशन का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। कॉलम बनेगा बेटा, इधर बनेगा डिस्टेंस और इधर होगा डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फ्रॉम ओरिजिन टू द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले जल्दी से इसको समझ लेते हैं, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो, अगर ऑब्जेक्ट को जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। भाई मुझे यहाँ से मॉल जाना है या मुझे यहाँ से स्टेशन जाना है तो किसी भी रास्ते से जा सकता हूँ। तो मान लो ऑब्जेक्ट ने पहले दिन ये पाथ फॉलो किया, फर्स्ट डे, दूसरे दिन ये पाथ फॉलो किया, तीसरे दिन ऐसा पाथ फॉलो किया और चौथे दिन सीधा चले गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करता है उसके लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? So what is distance? It is the length of the path followed by the object. अपन डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो किसी दो डेस्टिनेशन के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू कितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द पाथ। मान लो पहले दिन चला 2 किलोमीटर, दूसरे दिन है ना, दूसरे दिन चला मान लो 3 किलोमीटर, चौथे है ना, तीसरे दिन चला मान लो 5 किलोमीटर, है ना, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथे दिन चला मान लो 1.5 किलोमीटर। पाथ चेंज होगा, पाथ की लेंथ भी क्या होगी, चेंज, मतलब डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो कर रहा है उस पे डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। बोलो क्लियर है? जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेस होना मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल में मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह कितनी चेंज की और किस डायरेक्शन में चेंज की। भाई मैं यहाँ पर अगर ये बॉक्स रखा है, मैं बोलूंगा इस बॉक्स को उठा के 2 मीटर में डिस्प्लेस कर दो, तो कर पाओगे क्या? आपको डायरेक्शन पूछना पड़ेगा कि सर उठा के आगे रखना है कि पीछे, कि राइट की लेफ्ट। तो मैं बताऊंगा भैया 2 मीटर टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तब आप उसको डिस्प्लेस कर पाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जानना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? जबकि डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बोलो क्लियर है? सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन कितनी चेंज की, ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ और किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का सबसे सही तरीका ये है, ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन दी है, दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगी, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जितना भी डिस्प्लेस हुआ होगा ये कैसे मेजर हो जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ को मेजर कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होता है, इट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू इट्स फाइनल पोजीशन। तो मान लो ऑब्जेक्ट ए से गया बी, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी। बोलो क्लियर है? तो 2 पॉइंट्स दिए, दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, जो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ आएगी वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड।
और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां फाइंड करोगे? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। बोलो क्लियर है? अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बेसिक हम डिफरेंस लिख लेते हैं। तो पहला अपन लिख लेंगे बेटा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। पहला डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, एंड ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कैन हैव मेनी वैल्यूज। डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की हमेशा सिंगल वैल्यू होगी फॉर एनी टू पॉइंट। देखो ये दो पॉइंट्स है ए और बी, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा कैसे फाइंड करोगे? दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। अब ये थोड़ी ना इस पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कौन से पाथ से जा रहा है, उस पे तो कौन डिपेंड करेगा? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो आप हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ोगे और वो लेंथ तो हमेशा सेम ही एक ही आएगी। तो किसी दो फिक्स पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी? एक ही होगी। बट डिस्टेंस कैन हैव मेनी वैल्यूज। So distance can have many values and it has single value. Single value. It has single value. बोलो क्लियर है? यूनिट दोनों की सेम होगी। यूनिट में सेंटीमीटर और मीटर सेम रहेगा। यूनिट में सेंटीमीटर और मीटर दोनों की यूनिट सेम होगी। बेटा क्लियर है? आगे बढ़े, नोट पॉइंट लिख लेंगे। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट is from initial position. Direction of displacement is from initial position to final position of the object. To final position of the object. जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कहां से कहां होगा? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू फाइनल पोजीशन। बोलो क्लियर है? ठीक है बेटा। अब देखो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है ना, तो फिर आपको आप ऑब्जेक्ट का पाथ मेजर करते चलो, तो कैसे कैसे चल रहा है उसको मेजर करते चलो और डिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। बोलो क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ोगे और जो भी लाइन की जो लेंथ आएगी वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर है? लेकिन हाँ, डिस्प्लेसमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को प्लस साइन दोगे तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को क्या दोगे? माइनस। ये क्लियर रहेगा? जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो ऑब्जेक्ट ए से गया बी, ये लेंथ है 1 किलोमीटर, और फिर बी से वापस आया ए, कितना डिस्टेंस होगा बताओ? सेम 1 किलोमीटर है।
डिस्टेंस कितना होगा बताएंगे, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आएगा 2 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 0। गुड। यहां से क्या, अब डिस्टेंस निकालना है तो सिर्फ पाथ लेंथ को ऐड करते जाओ, डायरेक्शन का टेंशन नहीं है। तो 1 + 1 कितना आएगा, डिस्टेंस 2। डिस्प्लेसमेंट जाते समय अगर +1 है तो लौटते समय -1, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गया ना। तो 1 - 1 = 0। तो एक चीज क्लियर होती है कि ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, घूम फिर के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। बोलो क्लियर है। ए से चालू किया, घूम फिर के वापस से कहाँ आ गया, ए में। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ। भाई जब वापस से वहीं आ गया तो शिफ्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। शिफ्ट नहीं हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। क्लियर है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 1, लिख लेंगे। एग्जाम्पल 2 देखेंगे। मान लो ऑब्जेक्ट गया बेटा ए से गया बी 3 किलोमीटर। अब बी से 90 डिग्री में लेफ्ट टर्न लिया और गया सी 4 किलोमीटर। बोलिए डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलिए लिखेंगे जल्दी से इसको। ये वाला लिख लिए। ऑब्जेक्ट जा रहा है ए से बी 3 किलोमीटर, बी से जा रहा है सी 4 किलोमीटर। ठीक है। डिस्टेंस के लिए अपने को क्या ट्रेस करना है, ऑब्जेक्ट का पाथ। तो चलो 3 और 4, पाथ लेंथ कितनी हो गई टोटल, 3 + 4। पाथ लेंथ को ऐड करना है, 4 + 3 7। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 7 किलोमीटर। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पाथ से मतलब नहीं है। इनिशियली ए पे है और फाइनली सी पे, सो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। अब अपने को ए बी ए सी की लेंथ निकालना है, वही डिस्प्लेसमेंट की लेंथ होगी। सो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है 3, ये है 4, तो अपने आप ये कितना हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। सो दिस इज लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट की जो लेंथ होगी वो होगी 5 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट लेकिन वेक्टर है तो आपको उसका डायरेक्शन भी बताना है। डायरेक्शन कहां से कहां, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो एरो डायग्राम ऐसा बनेगा, फ्रॉम ब्रैकेट में लिखोगे ए टू सी। अगर वेक्टर फॉर्म में पूरा बताना है तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना बेटा। सो डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू सी। बोलो क्लियर है। समझ में आ रहा है। कई बार 2 पॉइंट्स ना देके बेटा आपको पोजीशन के फॉर्म में दिया रहता है वैल्यू, और आपको निकालना होता है डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो ये एक्स एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये हो गया ओरिजिन। मान लो शुरुआत में ऑब्जेक्ट यहां पर था ए पे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और ये ओरिजिन है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी लोकेशन, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और z में मान लो 0 है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया,
अब ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पहुंच गया बी में, मतलब ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को क्या कर दी, चेंज। तो ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन वेक्टर। बोलो क्लियर है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर इसको मैं बना रहा हूं R1 से, वेक्टर R1 से डिनोट कर रहा हूं, और फाइनली बी पे आया है तो ये हो गया वेक्टर R2। एरो तो ऐसे ही बनेगा ना, फ्रॉम ओरिजिन टू द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताती है। और डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है तो उसको आप ग्राफिकली एरो से रिप्रेजेंट करोगे। एरो के दो पार्ट, टेल और हेड। टेल किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को। अब डायरेक्शन कहां से कहां होता है डिस्प्लेसमेंट का, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम ए टू बी, तो एरो हेड ऐसे बनेगा। बोलो क्लियर है। सो दिस विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आ रहा है समझ में। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि कौन सा दो वेक्टर ऐड हो रहा है। जिन दो वेक्टर का ऑर्डर सेम होगा वो दो ऐड हो रहे हैं, जिसका ऑर्डर अपोजिट होगा वो रिजल्टेंट है। तो टेल हेड, तो डेल आर और R1 ऐड हो रहे और रिजल्टेंट कौन है, R2। तो हम बोल सकते हैं कि डेल आर प्लस R1 इज इक्वल टू R2, therefore del R which is displacement vector is R2 minus R1. What is R2? Final position vector. What is R1? Initial position vector. तो आप फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है, ये नोट कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है। चलो ये हो गया। क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, an object moves from point A, ब्रैकेट में लिखोगे 2, 3, 4 टू पॉइंट B, ब्रैकेट में लिखोगे 7, 6, 8, find its displacement, find its displacement, find its displacement। चलिए बनाएंगे फटाफट। चलो इसमें देख लेंगे बेटा, ये क्या दिया ऑब्जेक्ट का, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स दिए, एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई और ये जेड। तो ऑब्जेक्ट ए से बी जाना है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स है, ये फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो आप पोजीशन एट ए को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। 2 किस में, एक्स में, तो 2i प्लस 3j प्लस 4, ये क्या आ गया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आगे बोलो क्लियर है। फाइनल पोजीशन वेक्टर को मैं RB से डिनोट कर रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए 7, 6 और 8, तो इसको i, j और k वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। 7i प्लस 6j प्लस 8k, यही होगा ना। आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर मिल गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर मिल गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, दैट इज RB माइनस RA। बोलो क्लियर है। तो जब भी i, j और k वाले वेक्टर्स को माइनस करोगे, i से i माइनस होगा, j से j माइनस और k से k माइनस। आ रहा है समझ में। और प्लस करोगे तो i से i को जोड़ोगे, j से j और k से k को, क्या हो जाएगा बोलो, RB माइनस RA, RB माइनस RA, दैट इज 7i प्लस 6j प्लस 8k, ये हो गया RB माइनस RA कितना है बोलो, 2i प्लस 3j प्लस 4k। हाँ, ये आ जाएगा डेल आर माइनस करने से, तो 7i प्लस 6j प्लस 8k, ब्रैकेट ओपन होगा तो तीनों माइनस हो जाएंगे, माइनस 2i माइनस 3j माइनस 4k
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा 7i माइनस 2i इज 5i, जहां इसलिए माइनस करोगे प्लस का साइन, 6j माइनस 3j इज प्लस 3j, इसलिए प्लस ही रहेगा, प्लस 8k माइनस 4k इज प्लस 4k, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया 5i प्लस 3j प्लस, समझ में आ रहा है कैसे करना है? दो ही तरीका तो बताया था ना, अगर दो पॉइंट्स दिए दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, एक ये तरीका है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का, दूसरा तरीका किसके टर्म में है पोजीशन वेक्टर के टर्म में, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए, ब्रैकेट में लिखोगे 1, 2, 3 टू पॉइंट बी, ब्रैकेट में लिखोगे 2, 4, 6 अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, सारी चीजें ऐसा यूनिट में दी है, मतलब अब देखो पोजीशन इज अ लोकेशन, पोजीशन अल्टीमेटली क्या है लेंथ है ना, तो उसकी यूनिट क्या होगी ऐसा यूनिट मीटर, और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी न्यूटन, ठीक है। तो सारी चीजें किस में दी है, सारी वैल्यूज किस में दी है ऐसा यूनिट में, आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, पोजीशन आपको मीटर में दिया है, फोर्स किस में है न्यूटन में, तो वर्क डन किस में आएगा जूल में, ऐसा ही सिस्टम में वर्क की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए बनाइए, अब इसमें देखो बेटा फाइंड करना है आपको वर्क डन अल्टीमेटली, और वर्क डन जो होता है इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अपन डी से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल आर से भी कर सकते हैं, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट में कि वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब पहले आप क्या करेंगे, फोर्स तो आपको क्लियर दिया हुआ है, आपको मेन किसको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन आपको इनिशियल पोजीशन दी है और फाइनल पोजीशन, तो चलो डेल आर निकाल लेते हैं। तो पहले आर ए इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख लो, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से i प्लस 2j प्लस 3k होगा, क्या बोलो ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है बोलो 2i प्लस 4j प्लस 6k होगा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आर बी माइनस आर ए, तो सीधा यहीं से कर लेते हैं, इसका i माइनस इसका i, 2i माइनस i इज i, जैसे ही माइनस किए प्लस साइन डाल दिया करो, फिर 4j माइनस 2j इज प्लस 2j होगा, इसलिए प्लस है तो प्लस 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 ही होगा, प्लस 6k माइनस 3k इज प्लस 3k, तो फिर इसलिए प्लस 3k आएगा, होगा। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर हमको दिया हुआ है, सो वर्क डन इज डायरेक्टली मैं यहां से यहां डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसका i का नंबर मल्टीप्लाइड बाय इसका i का, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये फोर्स वेक्टर है, 2 into 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, कितना आएगा बेटा 20 जूल। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई 20 जूल, समझ में आ रहा है ये। तो इस तरह से आप